मार्च 2025 अभी हाल की ही बात है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मारपीट में घायल एक बंटी नाम के लड़के को अस्पताल लाया गया। अस्पताल वालों ने बंटी को तुरंत ही एडमिट कर लिया और परिवार वालों को कहा कि बंटी को कई अंदरूनी चोटें आई हैं, इसके स्पाइनल इंजरी हुई है और बंटी कोमा में चला गया है। लिहाजा आप काउंटर में 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए और हम बंटी का जल्द से जल्द इलाज करना शुरू कर देंगे। लेकिन अस्पताल के अंदर बंटी को 5 हॉस्पिटल स्टाफ्स ने बांध करके रखा हुआ था। मामले में बवाल तो तब मचा जब बंटी किसी तरीके से आईसीयू से बाहर निकल गया। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इंसिडेंट है। एमपी में एक और अस्पताल में 80 साल के एक बुजुर्ग को बेड से बांध करके रखा गया था। उस बुजुर्ग की बस इतनी सी गलती थी कि वो गरीब थे और उनके पास अस्पताल को देने के लिए 11,270 रुपए नहीं थे। 2 फरवरी साल 2014 भोपाल के रहने वाले नंदन सहाय जी की पत्नी सुषमा सहाय जी को एक चेस्ट पेन के बाद भोपाल के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सुषमा जी लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में 6 दिनों तक वेंटिलेटर में रही। डॉक्टर्स उनका इलाज करते रहे, उन्हें महंगी दवाइयां और इंजेक्शन देते रहे और जब भी किसी रिलेटिव ने सुषमा जी से मिलने की बात कही तो डॉक्टर ये कहकर के बात को टालते रहे कि पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और आपके जाने से पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि सुषमा जी की डेथ 6 दिन पहले ही हो चुकी थी। 6 दिनों के बाद सुषमा जी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ही 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया गया। हॉस्पिटल वालों ने परिजनों के ऊपर दबाव बनाया कि अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपको डेड बॉडी ले जाने नहीं देंगे। 16 सितंबर साल 2016 एक 24 साल की औरत जिसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, पोस्ट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अपोलो गांधीनगर में एडमिट हुई थी। 3 दिनों तक उस औरत का इलाज चलता रहा, पर क्योंकि परिवार वाले बहुत गरीब थे और इलाज हद से ज्यादा महंगा था तो उन्होंने पेशेंट का डिस्चार्ज मांगा। शुरू में अस्पताल वालों ने पेशेंट का डिस्चार्ज देने से मना कर दिया, लेकिन 6 घंटों के बाद 1 लाख रुपए के बिल के साथ पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। जब पेशेंट को सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि पेशेंट की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। मैं अगर बताना शुरू करूं तो 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन ये केसेस खत्म नहीं होंगे। इनमें से कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हम कब का भूल चुके हैं और आने वाले वक्त में हमें ऐसे और भी कई सारे केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश का मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम पैसों के लालची दिमागों की वजह से खोखला हो चुका है। हमारे देश में हर रात तकरीबन 20 करोड़ लोग भूखे खाली पेट सोते हैं और हर साल तकरीबन 6 करोड़ लोग किसी न किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, लिटरली सड़क पे आ जाते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा एक गरीब परिवार के लिए लाखों रुपए का मेडिकल बिल भरना, और कितना तकलीफदायक होता होगा जब पैसों की कमी की वजह से कोई अपना गुजर जाता होगा, मर जाता होगा। इस वीडियो में ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना ही कोई प्रमोशन है, तो बस फैक्ट्स। और मुझे लगता है कि आपको ये फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर के आपका दिल दहल जाएगा। मैं मानता हूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, पर अपनों की सलामती के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर के नाम पर आपको कितना और किस किस तरीके से लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम शुरुआत से ही इतना बर्बाद था। 1980 में देश के 60% लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराते थे और 40% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते थे। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं थे, बल्कि छोटे नर्सिंग होम्स और चैरिटेबल ट्रस्ट से चलने वाले हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। यूं तो 1991 में कई सारे अनरेगुलेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स उभर के सामने आए, पर तब भी हेल्थ केयर को एक प्रतिष्ठा और सम्मान का काम माना जाता था। साल 2000 में हमारे देश की सरकार ने हेल्थ केयर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया और साल 2002 में आई नई नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी की वजह से कई सारे प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला कि वो हमारे देश के हेल्थ केयर सेक्टर के कोने कोने में घुस जाए, और यहीं से शुरू हुआ लूट का असली सिलसिला। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के चेन जैसे कि अपोलो, फोर्टिस, मेदांता, इन्हें बाहर की कंपनी ऑन करती है। अपोलो हॉस्पिटल का 45% स्टेक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। फोर्टिस हॉस्पिटल का 32% स्टेक IHH हेल्थ केयर मलेशिया के पास है। एवेन्यू कैपिटल ग्रुप जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, ये मेदांता हॉस्पिटल चेन के 27% स्टेक होल्डर है और कई सारे पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को अमेरिकी कंपनियां चला रही है। अब इस बात को जानकर के किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स करोड़ों कमाने के बावजूद हमारी देश की गरीब जनता को लूट क्यों रहे। अब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है तो अरबों का मुनाफा बनता है ना। तो बेसिकली आज के वक्त में जितने भी हॉस्पिटल्स है, ये एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निकालना, और इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर गरीब जनता के अलावा हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स सब खुश हैं, क्योंकि इन सबको कट्स यानी कि कमीशन मिलता है। और हमारे देश के पॉलिटिशियंस के लिए आम जनता की हेल्थ केयर कभी प्रायोरिटी थी ही नहीं, क्योंकि इनका तो खुद मुफ्त में इलाज होता है। हमारे देश की सरकार यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 175 करोड़ रुपए हमारे देश के 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर खर्च करती है, यानी कि हर एक MP के ऊपर खर्च होता है 32 लाख हर साल। लेकिन वही हमारी देश की सरकार हमारे GDP का मात्र 2% हमारे देश की जनता के ऊपर खर्च करती है, यानी कि 140 करोड़ की जनता वाली देश में ये होता है तकरीबन 450 रुपए। कहाँ 32 लाख और कहाँ 450 रुपए।
पर हमारे देश की सरकार बड़ी खुश है। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे देश के हॉस्पिटल्स में करोड़ों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है और इससे बढ़ रहा है मेडिकल टूरिज्म। टूरिज्म तो आप जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं मेडिकल टूरिज्म? हर साल तकरीबन 20 लाख फॉरेनर्स इंडिया आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और यही है मेडिकल टूरिज्म। इस मेडिकल टूरिज्म से हर साल हमारे देश के हॉस्पिटल्स को तकरीबन 52,000 करोड़ का मुनाफा होता है और ये मेडिकल टूरिज्म हर साल 33% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। 2024 में तो 73 लाख लोग इंडिया आए अपना इलाज कराने के लिए, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन 2026 में ये मेडिकल टूरिज्म 1,14,000 करोड़ का मुनाफा देगा। और इस मेडिकल टूरिज्म के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है पैसा। इन फॉरेनर्स को इंडिया में लो कॉस्ट यानी कि कम दाम में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं। पर अफसोस हम इंडियंस के लिए इंडिया में ये हाई क्वालिटी सर्विसेज बहुत महंगी है, और हम में से ज्यादातर इंडियंस कोई और कंट्री जा भी नहीं सकते अपना इलाज कराने के लिए। इस मेडिकल टूरिज्म में आने वाले 54% लोग बांग्लादेशी हैं, पर हमारी देश की सरकार इतनी खुश है कि उन्होंने इस मेडिकल टूरिज्म को एक नाम दे दिया है, हील इन इंडिया। अब हील इन इंडिया तो तब होगा जब हमारे देश का एक आम आदमी अपने बजट में बिना अपनी कमर तुड़वाए अपना इलाज करवा पाएगा। देखो, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मेरा ये मानना है कि अमीर हो या गरीब, स्वदेशी हो या विदेशी, हेल्थ केयर हर किसी के लिए एक फंडामेंटल राइट है और अनाज और इलाज हमेशा सस्ता होना चाहिए। पर क्या सच में हमारे देश का एक गरीब इंसान बिना अपना कमर तुड़वाए अपना इलाज करवा सकता है? साल 2016 में 60 साल के भीम सिंह को एक पेट दर्द की वजह से पार्क हॉस्पिटल गुरुग्राम में एडमिट किया गया। 3 दिन बाद पार्क हॉस्पिटल ने गल ब्लैडर में स्टोन बताकर भीम जी को फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम रेफर कर दिया। फोर्टिस हॉस्पिटल ने भीम सिंह की गल ब्लैडर के ऑपरेशन करने के बाद उन्हें 36 लाख का बिल पकड़ा दिया, और इस ऑपरेशन के बाद भीम सिंह जी की किडनी और इंटेस्टाइन डैमेज हो गई। इसी फोर्टिस हॉस्पिटल ने एक 7 साल की बच्ची का डेंगू का इलाज करने के बाद 16 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया था। खैर, आपको पता चल ही गया कि ये हॉस्पिटल्स कितने महंगे हैं, पर ये मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% की एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। यानी कि आप आज किसी हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन या सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो 5 साल बाद आपको उसी सर्जरी के लिए 1,80,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के वक्त में हमारा ज्यादा दिमाग नहीं चलता, हम किसी ना किसी तरीके से अपनों को बचाना चाहते हैं, और इस बात को हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से जानती हैं और इसी बात का वो फायदा भी उठाते हैं। इलाज के बाद जब हमारे हाथों में बिल पकड़ाया जाता है, तब जाकर के सच सामने आता है। कोविड-19 के दौरान साइमा फुरकान के अंकल को सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 1 महीने के बाद हॉस्पिटल वालों ने साइमा को 122 पेज का बिल और 17 लाख रुपए इलाज के नाम पर चार्ज किए। उस मेडिकल बिल में हर दिन का 10,000 रुपए PPE किट के लिए चार्ज किया गया, जो मेडिकल स्टाफ पहन के आते थे जब वो साइमा के अंकल को चेक करते थे। आदिया सिंह एक 7 साल की बच्ची जिसे डेंगू हो गया था और उसे फोर्टिस गुरुग्राम में एडमिट कराया गया था। 2 हफ्तों के बाद बच्ची की डेथ हो जाती है, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने 16 लाख का बिल चार्ज किया। उस मेडिकल बिल में 1600 ग्लव्स और 650 सिरिंज के पैसे चार्ज किए गए। हॉस्पिटल वालों ने 10 रुपए में खरीदी गई सिरिंज के लिए 200 रुपए और 6 से 7 रुपए में खरीदे गए ग्लव्स के लिए 75 रुपए चार्ज किए। ये ग्लव्स, सिरिंज, PPE किट, बैंडेजेस कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं, और हॉस्पिटल्स आपसे कंज्यूमेबल्स के नाम पर कितना भी पैसा चार्ज कर सकती है, और करती भी है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के अंदर इन चीजों का प्राइस कंट्रोल करना है ही नहीं, और हॉस्पिटल्स इस लूप होल का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। पाठक जी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अस्पताल लेकर के आते हैं, जो कि दर्द से चिल्ला रही है। डॉक्टर्स पाठक जी को कहते हैं कि पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, इनका C-सेक्शन करके डिलीवरी कराना होगा, लिहाजा आप 2 लाख रुपए काउंटर में जमा कर दीजिए और हम जल्द से जल्द पेशेंट का ऑपरेशन कर देंगे। क्योंकि पाठक जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपने परिवार में इकलौते शख्स हैं जो कि कमाते हैं। वो सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हैं, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। वो हॉस्पिटल आते हैं, पेशेंट का डिस्चार्ज मांगते हैं ताकि वो पेशेंट को सरकारी अस्पताल ले जाए, पर हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज देने से मना कर देते हैं। पाठक जी किसी तरीके से रात तक में 2 लाख रुपए काउंटर में ला करके जमा कर देते हैं, और फिर उनकी वाइफ का C-सेक्शन सर्जरी होता है, लेकिन बच्चे की मौत हो जाती है। अब इस एक इंसिडेंट में 3 चीजें हुई हैं जो कि ज्यादातर डॉक्टर्स करते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, पेशेंट को डराना और मैनिपुलेट करना ताकि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पैसे जमा करे। As an emergency procedure, we have to take him for surgery now. सर कितना टाइम? पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी भी किया जा सकता था, जिसका खर्च मात्र 30,000 रुपए आता, पर फिर भी ज्यादा मुनाफा के लिए डॉक्टर्स ने C-सेक्शन सर्जरी का सजेशन दिया। सरोजा को लेबर पेन के लिए इंजेक्शन दिया डॉक्टर, हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? नॉर्मल डिलीवरी से हॉस्पिटल को क्या फायदा होगा? उनसे कह दो कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस है, ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा, और उनसे कहो कि इस ऑपरेशन में 80,000 का खर्चा होगा। और तीसरी चीज, पैसों का लालच इतना ज्यादा कि बिना पैसे लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया, और इतनी हैवानियत कि पैसे भी ऐट लिए गए और बच्चे की भी डेथ हो गई। इंडिया में तकरीबन 50% टेस्ट और सर्जरीज अनवांटेड होती है,
जिनका पेशेंट के इलाज से कोई लेना देना नहीं होता, पर पेशेंट से पैसे लूटने के लिए डॉक्टर ऐसे सर्जरीज और टेस्ट का रिकमेंडेशन दे देते हैं। बेंगलुरु में एक महिला को सर दर्द था और इसके लिए डॉक्टर्स ने 12,000 का MRI टेस्ट रेफर कर दिया। ऐसा सर दर्द जो कि एक पेन किलर से भी ठीक हो सकता था। अभी हाल की एक न्यूज है कि आंध्र प्रदेश में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की MRI मशीन के अंदर डेथ हो गई। पहली बात कि बेवजह उन्हें MRI मशीन में टेस्ट के लिए भेज दिया गया, और दूसरी चीज कि उस बुजुर्ग महिला के चेस्ट में पेसमेकर लगा हुआ था, जिसकी जांच किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं की। डॉक्टर अरुण गद्रे, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिनको सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। डॉक्टर अरुण गद्रे जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट थे, पर वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़कर एक सोशल रिफॉर्मर और एक एक्टिविस्ट का फर्ज निभा रहे हैं। डॉक्टर अरुण गद्रे बताते हैं कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके हॉस्पिटल में अब कम पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि पास के कई सारे डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को 70 किलोमीटर दूर एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं, और ये बड़े हॉस्पिटल्स हर एक पेशेंट से कमाए हुए पैसों का 30 से 40% मुनाफा इन डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहा है। और यही है वो रेफरल सिस्टम जो देश के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में चल रहा है। और चाहे वो कोई डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ, इस रेफरल सिस्टम की वजह से वो सभी लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर अरुण गद्रे ने अपने एक साथी डॉक्टर अभय शुक्ला के साथ देश के बड़े बड़े 78 डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया और बहुत अजीब अजीब चीजें निकल के सामने आई। इसी इंटरव्यू में डॉक्टर राजेंद्र मलोसे जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर है, बताते हैं कि एक पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए रेफर करने पर एक डॉक्टर को 30 से 40 हजार रुपए का कमीशन मिलता है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लॉक हुए नसों को फैलाया जाता है ताकि ब्लड फ्लो हो सके, और ज्यादातर केसेस में ये एंजियोप्लास्टी अननेसेसरी होता है। और इसी तरीके से लगभग 50% यूटेरस सर्जरी, 55% हार्ट सर्जरीज, 50% कैंसर सर्जरीज, 45% नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और 45% सी सेक्शन सर्जरीज अनवांटेड होती हैं। 2014 में महाराष्ट्र के मेडिकल काउंसिल ने एक महाराष्ट्र के बहुत ही प्रोमिनेंट हॉस्पिटल को डॉक्टर्स को कमीशन देने के मामले में एक नोटिस भेजा था। डॉक्टर्स द्वारा रेफर किए गए 40 पेशेंट के एडमिशन पर डॉक्टर को 1 लाख का कमीशन, 50 पेशेंट पर 1.5 लाख का कमीशन और 75 पेशेंट पर 2.5 लाख का कमीशन डॉक्टर्स को मिलता था। इस रेफरल सिस्टम ने कुछ डॉक्टर्स के अंदर के जानवर को और भी ज्यादा बेशरम और निडर बना करके रख दिया है। एक डॉक्टर ने अरुण गद्रे को बताया कि उनके 40% का कमीशन देने के बाद भी जनरल प्रैक्टिशनर्स उनसे दारू पार्टी मांग रहे थे। आपने कई बार गौर किया होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कई तरह के टेस्ट करवाने को कहते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्वैब टेस्ट वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर टेस्ट अननेसेसरी होते हैं और ये सिंक टेस्ट होते हैं जहां पर आपके सैंपल्स को फेंक दिया जाता है और एक जनरल सा रिपोर्ट बना करके आपको पकड़ा दिया जाता है। साथ ही आपको फोर्स किया जाता है कि आप ये टेस्ट उन डॉक्टर्स के ही हॉस्पिटल में करवाए या फिर वहां करवाए जहां डॉक्टर्स ने आपको रेफर किया है। और अगर आप कहीं और से टेस्ट करवा के आते हैं तो डॉक्टर्स उन टेस्ट को कंसीडर ही नहीं करते और ये सारे पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर आपको रेफर करने के बदले में आपके डॉक्टर को कमीशन देते हैं। 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेंगलुरु के 5 डायग्नोस्टिक सेंटर में छापा मारा था। छापा मारने के बाद पता चलता है कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स हर साल 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए डॉक्टर्स को कमीशन के रूप में बांटते हैं, जहां पर रेफर पेशेंट का 35% कमीशन MRI के बाद और 20% कमीशन CT स्कैन करने के बाद डॉक्टर्स को दिया जाता है। DMJ ग्लोबल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के हिसाब से इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और खून चूसने वाली कॉर्पोरेट कंपनीज में कोई फर्क नहीं है और इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को कॉर्पोरेट ऑफिस के एम्प्लॉय जैसे ही टारगेट्स मिलते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर कितना अच्छा है, वो पेशेंट को कितने अच्छे से ट्रीट करता है, बल्कि ये देखा जाता है कि किस डॉक्टर ने कितने ज्यादा टारगेट्स को अचीव किया है। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स मार्केटिंग, मैनेजमेंट और फाइनेंस के लोगों को हायर करते हैं जिनका बस एक ही काम होता है, इन डॉक्टर्स के ऊपर कड़ी निगरानी रखना और इनके टारगेट्स को अच्छे से मॉनिटर करना कि कौन सा डॉक्टर कितना टारगेट अचीव कर रहा है। इसी रिपोर्ट में एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आंखों के डॉक्टर का कहना है कि इन्हें कैसे भी करके हर महीने 1000 पेशेंट्स को हाई पेइंग क्लाइंट्स में कन्वर्ट करना होता है। अगर कोई डॉक्टर 2 महीने तक अपना टारगेट अचीव करने में फेल हो जाता है तो उन्हें निकाल दिया जाता है और इसी वजह से डॉक्टर्स इन टारगेट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं और इन डॉक्टर्स का सैलरी और प्रमोशन इन्हीं टारगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है और कई सीनियर डॉक्टर्स को 1 करोड़ रुपए मंथली सैलरी मिलती है। दूसरी तरफ ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लाखों रुपए का फीस और करोड़ों रुपए का डोनेशन लेते हैं। कई डॉक्टर्स एजुकेशन लोन लेकर के कॉलेज की फीस भरते हैं और इन डॉक्टर्स के ऊपर काफी प्रेशर बन जाता है कि ये जल्द से जल्द ग्रेजुएट हो और गलत सही कुछ भी करके अपना पैसा रिकवर करें। दूसरी तरफ जो लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम नहीं करना चाहते। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा होता है, बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2021-22 के हिसाब से 80% गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में
बेसिक फैसिलिटी की बहुत कमी है, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की बहुत कमी है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने जाता है तो उसका वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलता है। मैं इस बात को जनरलाइज नहीं कर रहा कि हमारे देश के सारे ही डॉक्टर्स बुरे हैं, पर फिर भी कई डॉक्टर्स के लिए इस रेफरल सिस्टम के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर मधुशरण कहते हैं कि हमारे फील्ड में दो तरह के करप्शन है। पहला, जिसमें डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को कमीशन यानी कि कट मिलता है, और दूसरा जिसमें एक झोला छाप डॉक्टर कम खर्च का लालच देकर के पेशेंट को अच्छे और सच्चे डॉक्टर से दूर कर देता है। अभी 6 महीने पहले की बात है, बिहार में एक झोला छाप डॉक्टर ने YouTube देख करके बच्चे का ऑपरेशन कर दिया और बच्चे की डेथ हो गई। तेलंगाना में झोला छाप डॉक्टर्स के गलत इंजेक्शन की वजह से 2 लोगों को पैरालिसिस हो गया। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में 12 लाख से भी ज्यादा झोला छाप डॉक्टर्स हैं, यानी कि देश में तकरीबन 60% डॉक्टर्स के पास कोई मेडिकल डिग्री या सर्टिफिकेट भी नहीं है, और इसमें से 31% तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्कूल से आगे पढ़ाई तक नहीं की। गांव देहात में 70% डॉक्टर्स झोला छाप ही होते हैं, और आपको शायद ललन टॉप का ये क्लिप याद होगा। अच्छा, क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी हैं? डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। गैर कानूनी है? हाँ गैर कानूनी है। तो कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा आप? ना, बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गांव-गांव में छाए हुए हैं। नहीं, बिना इसके लिए सब लोग अखबार में जैसे लिखते हैं झोला छाप डॉक्टर। हाँ झोला छाप। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के कई राज्यों से कई झोला छाप डॉक्टर्स के ऊपर FIR करवाए हैं, लेकिन 1% से भी कम केस है जिसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है। लोग अच्छे से जानते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और ये धंधा कभी बंद नहीं हो सकता, और लोग आ जाते हैं बहती गंगा में हाथ धोने के लिए। और जब ये पैसों का लालच हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो शुरू होता है असली गोरख धंधा। साल 2019 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसे लीड कर रही थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रवीना त्यागी जी। इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक गैंग के 9 लोगों को पकड़ा जो यूपी, दिल्ली, कोलकाता के शहर, कस्बे, गांव देहात से गरीब लोगों को पैसा का झांसा देकर उनसे किडनी और लीवर का डोनेशन करवाता था, और इन डोनर्स को पैसों का और लालच देकर के कहता था कि अगर ये अपने जैसे और डोनर्स लेकर के आएंगे तो इन्हें दुगना मुनाफा होगा। ये गैंग किडनी को 30 से 50 लाख रुपए में बेचते थे और लीवर को 80 लाख से 1 करोड़ में बेचते थे। जहां पर डोनर को 2 से 3 लाख रुपए ही मिलते थे, वहां पर डोनर लाने वाले को कमीशन के तौर पे 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते थे। और लीवर के लिए ये गैंग कई बार लोगों को किडनैप भी कर लेता था। एजेंट्स जिन्होंने खुद अपना किडनी बेचा था वो अपने ऑपरेशन के मार्क्स और स्कार्स दिखा करके लोगों को इजीली कन्विंस कर लेते थे कि मैंने बेचा है, तुम भी बेच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और किडनी बेचने के बाद नए डोनर्स को वापस से एजेंट बना दिया जाता था और ये सिलसिला चलता रहता था। साल 2019 में एक और ऐसा ही केस देखने को मिला था जब संगीता कश्यप को हस्बैंड का दोस्त 40 लाख रुपए और एक नौकरी का झांसा देकर के दिल्ली ले आता है। अगले दिन संगीता को एक क्लिनिक लाया जाता है जहां पर उसे कहा जाता है कि एक फॉर्मेलिटी है, एक रूटीन चेकअप है, क्योंकि नौकरी से पहले उसे अपना मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और फिर डॉक्टर्स संगीता के ऊपर कई सारे टेस्ट करते हैं। 1 हफ्ते बाद वापस से संगीता को हॉस्पिटल लाया जाता है। तब संगीता कुछ डॉक्टर्स को उसे किडनी डोनर कहते हुए सुन लेती है, पर जब एक डॉक्टर संगीता को आकर के एक सर्जरी सजेस्ट करता है तो संगीता डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद भी संगीता को कई दिनों तक परेशान किया जाता है। संगीता से जबरन मेडिकल टेस्ट और ट्रैवल के नाम पे 50,000 रुपए मांगे जाते हैं। डर से घबरा करके जब संगीता पुलिस के पास जाती है, FIR करती है, तब जाकर के मामले का खुलासा होता है। दरअसल दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में करोड़ का ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चल रहा होता है और संगीता उस रैकेट में फंसते फंसते बच जाती है। ये रैकेट इतना ज्यादा बड़ा था कि इसमें यूपी के कई पुलिस ऑफिसर्स, कई बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ्स और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कई सारे ऑर्गन डोनर भी शामिल थे। हर साल इंडिया में 2,10,000 लोगों को नए किडनी की जरूरत पड़ती है, पर मुश्किल से 8,000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है। और ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, इसी बीच में ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग अपना मजबूती से पकड़ बनाया हुआ है और डॉक्टर्स रातों रात फर्जी ऑपरेशन करके लोगों के ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इस तरह के गोरख धंधे बड़े चौड़ में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। इन गोरख धंधों में कई पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, बड़े डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट सब शामिल होते हैं। इन बड़े हॉस्पिटल्स के पास अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल टीम होती है जो मेक श्योर करती है कि इनके हॉस्पिटल में जरा भी आंच ना आए। पर ऐसा नहीं कि हमारे देश की सरकार कुछ भी नहीं कर रही। हमारे देश की सरकार ने आम जनता के हित में कई सारे काम किए हैं, जिसमें से एक है आयुष्मान भारत योजना।
आयुष्मान भारत योजना में ये होता है कि सरकार ने हर सर्जरी ऑपरेशन का एक रेट फिक्स कर दिया है, यानी कि अस्पताल आपको ओवरचार्ज नहीं कर सकता। और जब भी आप कोई सर्जरी या ऑपरेशन कराते हैं तो हॉस्पिटल वो बिल को सरकार को भेजती है और सरकार डायरेक्ट पे करती है। आपको अपने जेब से 1 रुपए भी देना नहीं पड़ता। पर मुनाफा कमाने के लिए कुछ हॉस्पिटल्स आपको ओवर ट्रीट करते हैं, यानी कि फिजूल के टेस्ट और एक सर्जरी करवा करके 4 सर्जरी का बिल बनाकर सरकार को भेज देना। हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद बताया है कि 63 लाख केसेस में 3,42,000 केसेस फ्रॉड है, झूठे हैं, जिसमें 56,000 बेमतलब की सर्जरीज हैं। और इन 2 केसेस को सुनकर के आप खुद ही बताइए कि कितना जेन्युइन हो सकता है। एक 7 साल के बच्चे का एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। एक 10 साल की बच्ची जो अस्पताल आई थी वो प्रेग्नेंट थी और उसका सी सेक्शन करके डिलीवरी करवाया गया है। आयुष्मान भारत योजना में रजिस्टर्ड 99% केसेस सही है और इससे लोगों का बहुत भला हो रहा है, लेकिन मात्र 1% केसेस है जहां पर फ्रॉड डिटेक्ट किया गया है। पर फिर भी आयुष्मान भारत योजना में जितने भी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है उन सब का 1.25 लाख करोड़ रुपए ट्रीटमेंट का फंसा हुआ है जो गवर्नमेंट पे नहीं कर रही। आयुष्मान भारत योजना के लिए हमारे सरकार का सालाना बजट है सिर्फ 7200 करोड़। तो ऐसे में सरकार 1.25 लाख करोड़ का बिल कैसे पे करेगी? और इसी वजह से कई सारे हॉस्पिटल्स अब आयुष्मान भारत योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और आम जनता को अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, जो है मेडिसिन। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन दवाइयों के नाम पे भी आपके साथ झोल हो रहा है। हमारे देश में जब तक हमें कोई गंभीर समस्या ना हो हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, पर फिर भी हम सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दवाइयों पे। एक आम परिवार अपने इनकम का 15% दवाइयों पे खर्च करता है। मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ 2 तरह की होती हैं, पहली है जेनेरिक और दूसरी है ब्रांडेड। ब्रांडेड दवाई में कंपनी का नाम होता है, दवाई का नाम होता है और एक केमिकल कंपाउंड लिखा होता है, लेकिन जेनेरिक दवाइयों में सिर्फ केमिकल कंपाउंड लिखा होता है। अगर ब्रांडेड दवाइयाँ बाजार में 80 से 100 रुपए में मिल जाती हैं तो ये जेनेरिक दवाइयाँ आपको 20 रुपए में मिल जाती है। और यहीं पर शुरू होता है असली खेल। चाहे ब्रांडेड हो या जेनेरिक, इन दवाइयों में ज्यादा फर्क नहीं होता। इन दोनों दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम होती है, लेकिन बेचने वक्त इन दवाइयों के दाम में बहुत फर्क होता है। हालांकि जेनेरिक सस्ती दवाइयां भी आपको ठीक कर सकती हैं, पर फिर भी कुछ डॉक्टर्स जानबूझ करके आपको महंगी ब्रांडेड दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो भी इस सिंडिकेट का हिस्सा है। सिंडिकेट जो लगा है आम आदमी की जेब ढीली करने में। बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के एजेंट्स डॉक्टर्स के साथ डील करते हैं कि अगर आप हमारी दवाइयों को पेशेंट को रेफर करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो हम आपको एक कमीशन देंगे। और ये कमीशन कोई मामूली नहीं होता। डॉक्टर्स को लाखों रुपए मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप मिलती है, घर गाड़ी बंगला मिलता है, महंगी घड़ियां मिलती हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अपनी दवाइयों के ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कमीशन में करोड़ों रुपए खर्च करती है और यही दवाई को आम जनता को बेच करके उनके जेब से मुनाफा निकालती है। अभी 2 साल पहले की ही बात है, माइक्रोलैब्स नाम की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर टैक्स फ्रॉड का केस हुआ था। कोविड के दौरान सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई डोलो 650 भी इसी कंपनी की है और इसने 2020 से लेकर के 2022 में देश भर के डॉक्टर्स को 1000 करोड़ का गिफ्ट और कैश बांटा है। दुनिया भर में सारी जेनेरिक दवाइयों का 20% इंडिया में बनता है और लगभग सभी दवाइयों को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया भर के रिजेक्टेड दवाइयों का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर 20% दवाइयाँ डुप्लीकेट यानी कि फेक होती हैं। पूरी दुनिया की 75% काउंटरफिटेड यानी कि डुप्लीकेट दवाइयाँ इंडिया में ही बनती हैं और इसी वजह से कई इंडियंस इंडिया में बिकने वाली सस्ती जेनेरिक दवाइयों पे यकीन नहीं रखते। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2016 में लगभग 350 दवाइयों को बैन किया था, पर वो दवाइयां आज भी बिक रही है और इस बात को 10 साल हो गए हैं, क्योंकि इन दवाइयों का केस कोर्ट में चल रहा है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता ये दवाइयां बिकती रहेंगी। ऐसी कई सारी दवाइयां हैं जो यूके, यूएस, कनाडा में तो बैन है लेकिन इंडिया में बिकती है। और अगर किसी तरीके से ये दवाइयां इंडिया में भी बैन हो जाए तो इसे किसी और गरीब देश में बेचा जाता है। हरियाणा बेस्ड मेड इन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की कप सिरप पी करके गांबिया में 70 बच्चों की जान चली गई और अब तक इस कप सिरप की वजह से 141 बच्चे मर चुके हैं। दिसंबर 2022 नोएडा बेस्ड मेरियन बायोटेक की बनाई हुई कप सिरप पी करके उज़्बेकिस्तान में 70 बच्चों की जान चली गई। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज बहुत गरीब हैं और उनके पास ना कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है और ना ही कोई वेल ट्रेंड रेगुलेटरी बॉडीज, और ऐसे में ये कंपनीज इन गरीब देशों को अपनी मिलावटी दवाई बेचकर बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। 2024 के इलेक्शन के दौरान 30 बड़ी फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल्स ने तकरीबन 950 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जिसमें यशोदा हॉस्पिटल ने तकरीबन 162 करोड़, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने 80 करोड़, टोरेंट फार्मा ने 77 करोड़, नेक्टो फार्मा ने 70 करोड़ और सिप्ला ने लगभग 40 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। आखिर इन बड़े हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को क्या जरूरत है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर इन पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देने की? मामला बिल्कुल सिंपल है, या तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जानते हैं कि ये हॉस्पिटल्स क्या गोरख धंधा कर रही है, या फिर कल को ये हॉस्पिटल्स अगर किसी स्कैम में फंस जाए तो इन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके।
शायद मैंने देश के सारे हॉस्पिटल्स और सारे डॉक्टर्स को जनरलाइज करके उन्हें चोर और डकैत कह दिया है। इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, पर हमारे देश में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो कि चैरिटी का काम करते हैं, जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। और ये जो बड़े बड़े स्कैम्स पकड़े जाते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर या फिर कोई हॉस्पिटल होता है जो सरकार और लोगों के हित में सहयोग करता है। पर हाँ, ऐसे कई सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जरूर हैं जो आम जनता को भेड़ बकरी समझते हैं। पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स ने जितने लोगों की आज तक जान बचाई है उतना ना तो किसी धर्म यानी कि रिलीजन ने और ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने बचाई है। दोस्तों, सच तो यह है कि इस प्रॉब्लम का मेरे पास कोई रामबाण इलाज नहीं है। जहां पर आप हैं वहीं पर मैं हूं। अभी कुछ महीनों पहले की बात है जब मेरे मामा जी गुजर गए। तकरीबन 1 महीने आईसीयू के वेंटिलेटर में रहने के बाद तकरीबन 30 लाख रुपए का बिल आया। और मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि मेरे मामा जी का परिवार किस आर्थिक स्थिति में है। कभी मुझे किसी ने बताया था कि कई बार प्रॉब्लम को एड्रेस कर देना ही सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो में और भी कई सारे टॉपिक्स कवर हो सकते थे, जैसे कि 50% एक्सीडेंटल डेथ जिन्हें हम टाल सकते थे अगर सही वक्त पर एम्बुलेंस आ जाता, और एम्बुलेंस के नाम पे क्या करप्शन चल रहा है, हॉस्पिटल्स में हेल्दी और हाइजीन के नाम पे जो ओवरचार्ज्ड मील या फूड मिलता है, या फिर कोलकाता में जो हाल ही में रेप केस हुआ था। पर खैर, आप अपने लिए और अपनों के लिए क्या कर सकते हैं? पहली चीज, नो योर मेडिसिन्स। दोस्तों, आप और आपका परिवार जो भी दवाइयां खाते हैं उन्हें देखे, उन्हें समझे और हो सके तो जेनेरिक दवाइयों पे शिफ्ट करें। पर इसके लिए किसी अच्छे ट्रस्टवर्दी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जब भी आप कोई टेस्ट या सर्जरी कराएं तो एक और डॉक्टर से सेकेंड ओपिनियन जरूर लें। क्या पता आपको उस टेस्ट या फिर सर्जरी की जरूरत ही ना हो। आप अपने और अपने परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करवाएं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आयुष्मान भारत योजना कार्ड जरूर बनवाएं। इससे आपके परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। हमारे सरकार को कई सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, और अगर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इन पॉलिसीज या फिर इन रूल्स को फॉलो ना करे तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पेनल्टी होनी चाहिए, ताकि ये बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स पैसों की लालच में ऑपरेशन और सर्जरीज को ओवरचार्ज करके गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। यूं तो ऐसे कई सारे रेगुलेशंस पहले से ही मौजूद है, पर हमारी सरकार को ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज बनाने की जरूरत है जो इन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के ऊपर कड़ी निगरानी रखें। और आखिरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को जागरूक कीजिए। ये बातें उन्हें बताइए जिन्हें ये बातें जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह के वीडियोस को बनाता रहूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।